हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मिसलिनियस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसका ये पार्ट 5 है। 4 पार्ट ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोडेड हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको स्पेशल में प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी। और फिर से हम डिस्कस करेंगे। टॉप एमसीक्यूज़ होंगे, विद फैक्ट्स होंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे आपको, डिस्कस भी होगा। और जो क्वेश्चन होंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट होंगे एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस स्टेट एग्ज़ाम और पीईटी के लिए। तो मेरा नाम, और बढ़ेंगे आगे उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जॉब एस्पायरेंट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर से एक रिक्वेस्ट है, 4 पार्ट अपलोडेड है, ज़रूर देख लेना। अभी ज़्यादा पीछे आप हुए नहीं हो, सिर्फ 4 पार्ट हैं, ज़रूर देखना। तब इस वीडियो को ज़रूर, और इस वीडियो को देखना, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपको खुद पता चलेगा कि आप एक अच्छे चैनल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का दूसरा, बात हो रही है सेकंड लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड की। अगर हम फर्स्ट की बात करें, जो सबसे पहला जो नागरिक सम्मान है, जो सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च है वो, तो वो भारत रत्न है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा, तो दूसरा है पद्म विभूषण। इसमें कुछ चीज़ें कन्फ्यूज़न करती हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये पद्म विभूषण पुरस्कार है, ये पद्म भूषण है और ये पद्म श्री है। मैं एक बार इसको जूम आउट कर देता हूँ जिससे कि आपको ये इजीली दिख जाए। ये देखिए, ये पद्म भूषण है, ठीक है। पद्म भूषण ये है, सॉरी, ये पद्म विभूषण है और ये पद्म श्री है। और सर्वोच्च कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न सर्वोच्च है, इसके बाद कोई पुरस्कार सिविलियन के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और अब हम बढ़ते हैं कुछ डिटेल्स की तरफ। देखिए कुछ चीज़ें, हाँ, अक्सर जो हम स्टूडेंट्स लोग होते हैं या जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो किस पे करते हैं? जैसे ये पद्म विभूषण है तो ये सेकंड हुआ, पद्म विभूषण, ठीक है। ये सेकंड है, सेकंड लार्जेस्ट है, भारत रत्न से नीचे यही है। और एक है पद्म भूषण। तो हम इस भूषण पे सोचते हैं कि पद्म भूषण बड़ा तीसरे नंबर का है या पद्म विभूषण। तो देखिए, इसमें एक तो भूषण है और ये विभूषण है, इसमें ज़्यादा वर्ड्स हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये बड़ा हुआ, अगर ये बड़ा हुआ तो इसका मतलब ये सेकंड पे हुआ। आप इसे याद कर सकते हैं। एक है पद्मश्री, पद्मश्री, श्री ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए, श्री में सिर्फ आप कहेंगे तो एक दो ही अक्षर हैं और इसमें तीन चार है, ऐसे समझ सकते हैं आप। मैं बस एक नॉर्मली ट्रिक बता रहा हूँ, वर्बली आप चाहें तो याद करने के लिए, बाकी ये कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो सी है, पद्म विभूषण, ये राइट आंसर है। ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और बढ़ते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ, देखते हैं। देखिए, मैं डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पद्म विभूषण असाधारण विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म विभूषण भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक असाधारण कार्य तुम करोगे, कोई विशिष्ट सेवा करोगे, उसमें ये दिया जाता है। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर हम बात करें पद्म भूषण की, तो ये उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए है। ये हाई लेवल पर जो हम सेवा देंगे, सर्विस देंगे, उसके लिए है, प्रदान किया जाता है। पद्म भूषण भारत का तीसरा तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान या नागरिक पुरस्कार है। और बात करें पद्मश्री की, तो प्रतिष्ठित सेवा के लिए ये दिया जाता है। पद्मश्री भारत का चौथे नंबर का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। तो क्या आप अब ये बता सकते हैं कि अगर मैं इसका क्रम पूछने लगूँ आपसे, तो आप क्रम बता सकते हैं? देखिए, पहला है भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। दूसरा ये वाला हो गया पद्म विभूषण, तीसरा होगा पद्म भूषण और चौथा हो गया पद्म श्री, ठीक है। तो चारों हो गए ना, पद्म श्री, ये चारों क्रम आपको याद रखने हैं। ये सिविलियन अवार्ड है, टॉप 4, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और अभी बात करेंगे भारत रत्न के ऊपर। बिकॉज अब बात हो रही है तो तीनों की तो मैंने बता दिया आपको, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री के बारे में बता दिया। तो जाहिर सी बात है, भारत रत्न के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल्स हम कर लेते हैं कवर, उसको भी। देखिए, ये भारत रत्न है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल, जो खेल है ना, ये अभी 2013 में ही शामिल किया गया इसको, इससे पहले खेल शामिल नहीं था। ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत रत्न
जो खेल के क्षेत्र में भी दिया जाता है, इसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की जो सूची है, भारत रत्न की जो सूची है, जिन क्षेत्रों में इसको दिया जाता है, इसे कब जोड़ा गया था? तो 2013 में इसको जोड़ा गया था। इस सम्मान की स्थापना देखो 2 अक्टूबर 1954 को हुई थी, मतलब 1954 में भारत रत्न देने की जो है शुरुआत हुई थी, आप ऐसे कह सकते हैं। और पहला जो भारत रत्न है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था, ये आपको याद रखना है। और तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी शुरुआत की थी। और शुरुआत में यह विज्ञान, देखिए स्टार्टिंग में विज्ञान, सार्वजनिक सेवाओं, कला और साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता था, परंतु 2013 में इसके नियम में बदलाव किए गए। इस खेल में इस क्षेत्र में खेल को भी जोड़ा गया या खेल क्षेत्र में का प्रावधान किया गया। सचिन तेंदुलकर ही एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं, मतलब खिलाड़ी हैं, जो खेल खेलते हैं उनको खिलाड़ी ही बोलते हैं, आप सब जानते हैं। तो सचिन तेंदुलकर ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, और वो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, ये आपको याद रखना है। सचिन तेंदुलकर एक तो पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें ये रत्न मिला, 2013 में मिला था। और एक बात और याद रखना, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी यही हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पहली अगर सिंगर की बात करें, हम गायिका की बात करें, तो MS सुब्बालक्ष्मी हैं, जिनको 1998 में भारत रत्न दिया गया था। और अगर बात सिंगर की ही करें तो लता जी को तो भारत रत्न मिला ही है, लेकिन सबसे पहले मिला था MS सुब्बालक्ष्मी जी को। और विदेशी की हम बात करें तो मदर टेरेसा जी हैं, उनको, जो गैर भारतीय, मतलब विदेशी हुए ना, गैर भारतीय, तो उनको मदर टेरेसा जी को ये अवार्ड मिला था, सॉरी पुरस्कार मिला है, भारत रत्न। और पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान को भी ये मिला है। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो थे, पूर्व राष्ट्रपति थे ये, नेल्सन मंडेला, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। आई होप ये भारत रत्न से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जो आपको मैंने डिस्कस कर दिए। और चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको PPT और कंटेंट पसंद आ रहा होगा। मैं फिर बता देता हूँ, इसका जो PDF का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैं डाल रहा हूँ, वहाँ पे PDF आपको ये मिल जाएगा। सो आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और बेल आइकन को दबा लेना। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जॉब एस्पायरेंट्स यूट्यूब चैनल, आपको हमारा चैनल सर्च लिस्ट में दिखेगा। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा, तो जाना एक बार, कंटेंट बहुत है टेलीग्राम पे, उसे देख लेना। और आपके सहयोग, थैंक्स फॉर योर लव और सपोर्ट्स के लिए आपका मैं आभारी हूँ, और आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना सेकंड क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। पावापुरी यानी बिहार में है ये, राजगीर में, ठीक है। कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी या राजगीर में हुई थी। महावीर स्वामी कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये आप सबको मालूम होगा। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, या सॉरी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पे? एक जल मंदिर है वहाँ पे, ठीक है। महावीर स्वामी के अन्य नाम हैं, एक वीर, महावीर स्वामी का ही नाम है, अतिवीर, वर्धमान, सन्मत। और जैन धर्म के संस्थापक और प्रचारक तीर्थंकर के रूप में ये जाने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक भी महावीर स्वामी ही थे। जैन जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं या थे, ऐसा कह सकते हैं आप। पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। दूसरे तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। अरिष्टनेमी पहले जो हैं ऋषभदेव, और तीसरे पार्श्वनाथ। और हमारे महावीर स्वामी जी ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और अभी अब महावीर स्वामी जी से कुछ फैक्ट्स हम पढ़ लेते हैं। देखिए जो क्वेश्चन अक्सर महावीर स्वामी जी से बन जाते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था। ये क्षत्रिय कबीले के प्रमुख थे, ठीक है, मुख्य व्यक्ति थे ये, या मुखिया थे, ऐसा कह सकते हैं हम। महावीर स्वामी की माँ का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला, जो एक लिच्छवी राजकुमारी थी। और महावीर का जो विवाह किसके साथ हुआ था? यशोदा जी से इनका विवाह हुआ है, और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, ये आपको याद रखना है। किस उम्र में महावीर ने कैवल्य प्राप्त किया? तो 42 वर्ष की उम्र में, यानी 42 ईयर्स में। देखो 72 साल की उम्र में इनको मोक्ष की प्राप्ति, मतलब स्वर्गवास हुआ था या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। लेकिन 42 साल की उम्र में इन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हो गया था, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था इन्होंने। महावीर या जीना ये बन गए थे 42 साल की उम्र में ही, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, और आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। रेड डेटा बुक किसके विषय में जानकारी देता है? रेड डेटा बुक किसके विषय में जानकारी देता है? रेड डेटा बुक, तो जो रेड डेटा बुक है वो जो संकट में जीव हैं, जो जिन पे अब संकट है या फिर ये विलुप्त हो जाएंगे, उनकी जानकारी देता है। और ऑप्शन जो बी है ये राइट आंसर है। पृथ्वी पर पशु पक्षियों जीव जंतुओं की संख्या का रिकॉर्ड रखने वाली संस्था को रेड डाटा बुक कहते हैं। ठीक है, इसे कौन जारी करता है? IUCN। IUCN इसे जारी करता है। IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। ठीक है, ये इसका जो है इसको जारी करता है। रेड डेटा बुक क्या जानकारी देता है? जो पृथ्वी पर पशु पक्षी हैं जीव जंतु हैं उसका रिकॉर्ड रखते हैं ये लोग। भारत के रेड डेटा बुक के अनुसार पहले हम इसकी बात करेंगे, और कौन कौन विलुप्त प्राणी प्राय हैं जो विलुप्त की कैटेगरी में है उसकी भी बात करेंगे। भारत की रेड डाटा बुक, इस पुस्तक का डेटा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। इसका सर्वेक्षण सर्वेक्षण दोनों की निगरानी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाती है। अच्छा, ये इन दोनों की जो निगरानी करने के बाद ये रिपोर्ट किसको दी जाती है? पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय को इनकी रिपोर्ट दे दी जाती है। सर्वेक्षण कौन कौन करते हैं? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दो संस्था हैं जो इसका सर्वे करती हैं। देन उसके बाद ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ये सारा डाटा भेज देती है। ठीक है, तो आई होप ये, अब बढ़ते हैं इसकी कुछ डिटेल्स हैं जो, देखिए रेड डेटा लिस्ट के अनुसार भारत की गंभीर रूप से लुप्त प्रजातियां ये हैं। कश्मीर का हिरन है, ये लुप्त है, एकदम लुप्त प्रजाति है। डॉल्फिन है, जो नदी में है डॉल्फिन। और कोडांगा है, चूहा है, कौन सा? कोडांगा चूहा, सॉरी कोडांगा चूहा। और मालाबार सिवेट, ये ऐसे जीव जंतु हैं जो जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय हो प्रजातियां हैं। अगर आप बात कर, मैं एक बंदर होता है, अगर आपने उसका फोटो वोटो देखा होगा, जो शेर की तरह मूछें होती हैं उसकी, वो भी विलुप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और आपने नोटिस किया होगा पहले हमारे एरियाज़ में, लोकल एरियाज़ में चील वगैरह बहुत उड़ती थी, चील और बाज, अब आपको देखने को कम मिलती होंगी, तो ये भी विलुप्त हो चुके हैं। गिद्ध वगैरह भी विलुप्त हो चुके हैं। बहुत सारे जीव हैं जो विलुप्त हो चुके हैं, या बहुत सारे जीव हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, या कुछ चीज़ें और करते हैं। चलो, रेड डाटा बुक का क्या महत्व है? चलो, अच्छा क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। रेड डाटा बुक, रेड नहीं, रेड, रेड मतलब लाल। डेटा बुक अध्ययन और शोध के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए उपयोगी है। यह दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों की निगरानी में सहायता करता है। नतीजा यह है, यह विलुप्त होने के कगार पर प्रजातियों का संरक्षण में सहायता करता है। जो विलुप्त होने वाले हैं उनकी, या जिनकी खोज होने वाली है उनकी, उन सब का रिकॉर्ड इस रेड डेटा बुक में ही रहता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। वर्ण अंधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? मतलब किसी की आंखों में अगर कोई प्रॉब्लम है उसे, तो रेड जो लाल रंग है उसे कैसा दिखाई देगा? तो उसे लाल रंग जो है हरा दिखाई देगा, अगर उसकी आंखों में वर्णांधता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इस प्लेट की, इस प्लेट को कहते हैं इसिहारा। इस प्लेट को इसिहारा प्लेट बोलते हैं। और अगर अभी आपको 74 दिख रहा है तो आपकी आंखें ठीक हैं, और 74 से अलग आपको कुछ भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है तो आपको वर्णांधता की शिकायत है। हो सकता है किसी को ये 21 दिखाई दे रहा होगा, तो फिर आपकी आंखों में वर्णांधता है। हो सकता है किसी को ये 24 भी दिख रहा हो। ठीक है, अगर 74 से अलग कुछ भी आपको दिख रहा है तो आपकी आंखों में वर्णांधता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्लेट का नाम क्या है? इशिहारा। ठीक है, और बात अगर हम कुछ और करते हैं इसके बारे में, देखिए एक एक रोग और होता है इसमें, द्विवर्णिता। एक होता है द्विवर्णता और एक होता है त्रिवर्णता। ठीक है, उसमें व्यक्ति को ये 21 दिखाई दे रहा होगा, तो समझ लो तुम्हारी आंखों में द्विवर्णता या त्रिवर्णता है। और अगर किसी को ये दिख ही नहीं रहा होगा तो उसको बोलते हैं एक्रोमेटोस्पिया। एक्रोमेटोस्पिया बोलते हैं जिनको ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा, कि इसमें 74 लिखा है या 21 लिखा है, उसे बस पूरा लाल लाल ही दिख रहा होगा, तो उसकी आंखों में एक्रोमेटोस्पिया रोग है, वो इस रोग से ग्रसित है। चलो बात करते हैं डिटेल्स की, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं हम। देखिए, वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस आंखों का एक रोग है। ठीक है, जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता। ठीक है, यह रोग नर में होता है, मतलब ये रोग जो होता है ये मेल कैंडिडेट में होता है, पुरुष में होता है। और इसकी वाहक जो होती है ना वो फीमेल होती है, यानी मादा होती है।
यह 3 प्रकार का होता है, हरे रंग की अंधता और नीले रंग की अंधता और लाल रंग की अंधता। क्वेश्चन हमारा लाल रंग की अंधता के ऊपर है, ठीक है। हरे रंग की अंधता व अंधता को कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्यूटेरोनोपिया, और ट्राइनोपिया नीले रंग वाले व्यक्ति उसको कहते हैं रोग को, और प्रेटोनोपिया लाल रंग के अंधता को कहते हैं, प्रेटोनोपिया। ये आपको याद रखना है। आप चाहें तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। अभी कुछ देर के बाद या मैं 1-1.5 घंटे के बाद ये पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। ये फोटो है उनकी, श्रीगुप्त जी की। गुप्त वंश के संस्थापक थे, 240 से 280 ईस्वी तक थे ये, ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रथम थे उनके दादाजी थे श्रीगुप्त। ये आपको याद रखना है। डिटेल्स की तरफ चलते हैं हम, डिटेल्स की तरफ चलते हैं। देखिए श्रीगुप्त इसका राइट आंसर है। श्रीगुप्त का जो शासनकाल था 240 से 280 तक था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक थे ये, ठीक है। श्रीगुप्त के बाद उनका पुत्र घटोत्कच गुप्त जो है शासक बना था। इनके बेटे का नाम था घटोत्कच गुप्त, और घटोत्कच गुप्त के बेटे का नाम था चंद्रगुप्त, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इस वंश के प्रथम प्रतापी राजा चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। कहने का मतलब ये है, जो घटोत्कच थे उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं होगा, उनके बाद जो उनके बेटे थे चंद्रगुप्त प्रथम, वो इस साम्राज्य प्रथम जो इस विशाल साम्राज्य की स्थापना इन्होंने की थी। बाल विवाह जो है संभवतः गुप्त काल में ही शुरू हुआ था, ऐसा माना जाता है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, इसे दीनार कहा जाता था। गुप्त काल में ब्राह्मणों को टैक्स फ्री जमीन दी जाती थी, और अन्य लोगों को उपज जो होती थी उसका 6वां भाग देना पड़ता था कर के रूप में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ब्राह्महीर और आर्यभट्ट गुप्त काल से ही संबंधित थे। कौन? खगोलविद थे ब्राह्महीर, और आर्यभट्ट तो गणितज्ञ थे ही थे, तो ये भी गुप्त काल से ही संबंधित है। श्रीगुप्त के पुत्र का नाम था घटोत्कच गुप्त। इसे गुप्त साम्राज्य का प्रथम राजा कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको ये पीडीएफ तैयार करके दिया है, ये नोट्स तैयार करके दिए हैं, जिससे कि आपको हर चीज़ें क्लियर हो जाएं। बिल्कुल, जो आपको ज़्यादा इधर उधर भटकना ना पड़े, उस हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें और सारा कंटेंट आपको दिया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। गुप्त संवत शुरू करने का जो श्रेय है वो चंद्रगुप्त को ही जाता है। विक्रम संवत, गुप्त संवत, ठीक है, उसका श्रेय चंद्रगुप्त जी को जाता है। सिक्कों का चलन भी चंद्रगुप्त ने ही करवाया था, ठीक है। तो फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर देना। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना 6वां क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? देखिए कारण तो ये चारों ही हैं अगर देखा जाए तो, लेकिन मेन कारण है वनोन्मूलन यानी वृक्षों का कटाव। आप फोटो देख के समझ रहे होंगे, पेड़ों का जो कटाव है ना, सेव ट्री सेव अर्थ, जो पेड़ों का कटाव, वृक्ष वनोन्मूलन इसी को कहते हैं, पेड़ों को काटना। ये पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य कारण है, वनोन्मूलन, ठीक है। और डिटेल्स देख लेते हैं पहले। ये डिटेल्स हैं इसकी। पारिस्थितिकी असंतुलन का सबसे मुख्य कारण है मानवीय क्रियाकलाप, यानी जो हम व्यक्ति हैं, मानव हैं, उनकी एक्टिविटीज़ हैं सारी, वो मेन कारण है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पौधे विलुप्त हो रहे हैं। मतलब हमारी क्रियाओं की वजह से, हमारे कृत कार्यों की वजह से ही जीव जंतु और पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं मनुष्य द्वारा। और हाँ, रेड डेटा बुक के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो हमारी एक्टिविटी है जिसकी वजह से वो सारे जीव जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। बोल रहा है ना, ये मानवीय एक्टिविटीज़ के कारण ही ऐसा हो रहा है। मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अतिशय दोहन किया जा रहा है, जिससे जीव जंतु एवं पौधों के आवासों का विखंडन या कमी हो रही है, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम हो गई थी, क्षमा चाहता हूँ, तो मैंने वो ब्राइटनेस बढ़ाई है। हाँ, मनुष्य द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, मतलब अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन किया जा रहा है, ये गलत है। इसीलिए पारिस्थितिकी असंतुलन बिगड़ रहा है, संतुलन असंतुलित हो रहा है। जीव जंतुओं एवं पौधों के आवासों, मतलब जो जो जंतु पेड़ों पर रहते हैं, जो वृक्षों पर ही आश्रित हैं, उनको कमी हो रही है, उनका विघटन हो रहा है या विखंडन हो रहा है। अच्छा, कुछ कारण है जो पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन के कारण, जो सामान्य कारण है, देखिए। जनसंख्या वृद्धि एवं संसाधनों पर अत्यधिक दबाव है। औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण, ये हमारी ही हैं जो क्रियाएं हैं जो आज इस पारिस्थितिकी असंतुलन का मेन कारण है, जिनकी वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
ये कारण है, एक तो जनसंख्या वृद्धि है, संसाधनों का अत्यधिक दबाव है। देख रहे हो कितनी गाड़ियाँ, कितने कल कारखाने, कितने वाहन, कितने परिवहन की चीज़ें रोड पर चल रही हैं, बिजली बन रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कल कारखाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं। औद्योगिकी एवं नगरीकरण है, वनों का विनाश किया जा रहा है, ये मेन कारण है। कृषि की नवीन तकनीकें हैं, पहले खेती कुछ अलग तरीके से होती थी, अब खेती कृषि या अलग तरीके से की जाती है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता का अभाव है, कोई पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है, और आज के युवा तो बिल्कुल ही नहीं है। जहाँ पॉलीथीन पड़ी है तो पड़ी यही, आपने आइसक्रीम खरीदी, उस पॉलीथीन को डस्टबिन में डालना था तो आपने उसको भी नहीं डाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपने दूध की थैली खरीद ली है तो उसको नष्ट नहीं किया है, उसको एक अलग पर्टिकुलर डस्टबिन वगैरह होता है उसमें नहीं डाला है, बस वो उड़ रही है पर्यावरण में, वो कहीं कूड़ी में, कहीं नाली में जाम कर रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब टॉपिक लंबा है वैसे ये। और पर्यावरण संबंधी कानून है वो भी लागू नहीं हो पा रहा है। और सातवां है वैश्विक सहयोग की कमी, जो वैश्विक बड़े बड़े देश हैं उनकी तरफ से भी कोई सहयोग नहीं है। तो असंतुलन, पारिस्थितिकी असंतुलन के मुख्य कारण आपने ये सारे देख लिए होंगे। ठीक है, तो आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा, और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो कपड़ा उद्योग है ना, ये भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है, और इसमें जॉब्स भी है ना, लगभग 5 करोड़ जॉब्स हैं, ज़्यादा ही होंगी, करोड़ों जॉब ये कपड़ा उद्योग के जरिए भारत देता है। और भारत में सबसे बड़ा उद्योग है ये कपड़ा उद्योग है, ये देखिए राइट आंसर है वो। और सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीन भी है, सबसे बड़ा उद्योग है। इसमें भारत की सर्वाधिक जनसंख्या को रोजगार मिला है, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी है। प्राय भारत के सभी राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित मिलें हैं, मिल बोलते हैं हम, ये मिलें हैं जो हैं ये हर राज्य में है लगभग स्थापित है, किंतु महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला, इनमें इनकी प्रमुखता ज़्यादा है, किसकी? मिलों की। इन राज्यों में मिल बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात हैं जिनमें मिलें बहुत ज़्यादा हैं कपड़ा उद्योग के लिए, या तुम कह सकते हो कपड़ा मिल बहुत है। आपको याद होगा पहला कपड़ा मिल सूरत में ही तो खोला गया था, गुजरात में, तो आपको याद रखना है। भारत के प्रमुख उद्योग देख लीजिए आप, डिटेल्स में तो नहीं है लेकिन सरसरी नॉलेज है जिससे कि आप गेन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इजीली। एक कपड़ा उद्योग है, ये मेन है सबसे। लौह एवं इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, कोयला उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग है, और पेट्रोलियम उद्योग और चीनी उद्योग। ये भारत के 7 ऐसे बड़े उद्योग हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में, रोजगार में एक अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको कवर हुई होंगी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो आप ये छवि देख रहे हैं, ये नेल्सन मंडेला जी हैं, ये अफ्रीका के गांधी हैं और अहिंसा के समर्थक हैं। ये, इनको गांधी जी की तरह ही अहिंसा पसंद है, हिंसा से सख्त नफरत है इन्हें। तो ये बिल्कुल उन्हीं की फुटप्रिंट है, उन्हीं के फुटप्रिंट पे चलते भी हैं, इनके सिद्धांत भी बिल्कुल महात्मा गांधी जैसे ही थे। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अफ्रीका के गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है या कौन प्रसिद्ध है? तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के हैं ये, और ये अफ्रीका के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। देखिए ऑप्शन जो डी है ये राइट आंसर है। और नेल्सन मंडेला पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, हम उसके बारे में जान लेते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा, नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम है नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, ये इनका पूरा नाम है। और दक्षिण अफ्रीका के पहले ऐश्वेत, ऐश्वेत मतलब होता है काला, मतलब सांवला सा, ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐश्वेत मतलब होता है ब्लैक। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी हैं। नेल्सन मंडेला किस गुट के अध्यक्ष रहे थे? ये उमखोंतो वे सिजवे, इस ग्रुप के अध्यक्ष रहे थे ये। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद विरोधी संघर्ष किया था, 27 वर्ष तक ये जेल में रहे थे। कौन सी द्वीप पर? रोवेन द्वीप पर। वहाँ पे इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, आप मुझे कमेंट्स में बताना कौन सी बुक थी वो, उस जेल में ही लिखी थी इन्होंने। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नेल्सन मंडेला जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। और नेल्सन मंडेला बहुत हद तक किसकी तरह अहिंसा मार्ग के समर्थक थे? तो महात्मा गांधी जी की। मैंने आपको स्टार्टिंग में, इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बताया था कि बिल्कुल महात्मा गांधी जी को ये फॉलो करते थे। दक्षिण अफ्रीका में मंडेला को क्या कहकर बुलाया जाता है? मदीबा, मदीबा। मंडेला जी को वहाँ दक्षिण अफ्रीका में मदीबा कहते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वापस जाओ।
साइमन कमीशन वापस जाओ किसका नारा था? ये नारा था लाला लाजपत राय जी का। ये उनकी फ़ोटो है। इन्होंने एक नारा दिया था, स्लोगन तो बहुत सारे दिए गए थे आज़ादी के समय पे, लेकिन इन्होंने एक नारा दिया था, साइमन कमीशन भारत जाओ। आपको याद होगा एक नारा फेमस है सुभाष चंद्र बोस जी का, जो उन्होंने म्यांमार में दिया था शायद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और एक नारा होगा महात्मा गांधी जी का, करो या मरो। तो ऐसे ही इनका एक नारा था, स्लोगन था, साइमन कमीशन भारत जाओ, सॉरी सॉरी यार, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। ये लाला लाजपत राय जी का स्लोगन था। चलो कुछ डिटेल्स देख लेते हैं, महत्वपूर्ण नारे हैं जो, देखिए ये है जय जवान जय किसान, ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को, मंगल पांडे ने दिया था ये, मंगल पांडे, मारो फिरंगी को। और विजय विश्व तिरंगा प्यारा, श्याम लाल गुप्ता पार्षद जी ने ये स्लोगन दिया था। और चौथे नंबर पे है जन गण मन, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये स्लोगन दिया था, जन गण मन। और बात करें नेक्स्ट की तो वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये स्लोगन दिया है। और साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह ने ये नारा दिया था, साम्राज्यवाद का नाश हो। और हिंदी हिंदुस्तान और हिंदू, भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये स्लोगन दिया है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। वेदों की ओर लौटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो। इसमें कन्फ्यूज़न होती है, कहीं पे ऑप्शन में दयानंद सरस्वती रहेगा, कहीं पे विवेकानंद जी रहेगा, स्वामी विवेकानंद। तो ये दयानंद सरस्वती जी ने दिया है, ये आपको याद रखना है। आपको ईजिली कैसे याद होगा मैं बताता हूँ। देखिए ये है वेद, वेद को कनेक्ट करो आप सरस्वती जी से तो आपको याद हो जाएगा, वो है स्वामी विवेकानंद। लेकिन हमें वेदों को सरस्वती जी से रिलेट कर लेना है, तब आपको ईजिली ये मिल जाएगा, ठीक है। और आप आंसर सही टिक कर पाएंगे। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। और उन्होंने एक स्लोगन और दिया था, हु लिव इफ इंडिया डाइज, ये भी इनका ही स्लोगन था। और आराम हराम है, ये भी जवाहरलाल नेहरू जी का ही स्लोगन था। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय जी का था स्लोगन था ये। तो ये सारे स्लोगन थे जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने आपको कवर करने की कोशिश की है, आपको सेटिस्फाइड करने की कोशिश की है। पीपीटी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ज़रूर मिलेगा, तो इसकी चिंता ना करें, आप इजीली इसको गेट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अच्छा ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, लेकिन अगर पहले राष्ट्रपति की बात हो तो वो राजेंद्र प्रसाद जी थे। इजी क्वेश्चन है, लगभग सबको पता होता है इसके बारे में। राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे उस समय जब ये राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने थे। लेकिन भारत के दूसरे राष्ट्रपति यही बने थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आपको याद रखना है। और पहले भारत रत्न भी यही थे 1954 में, जब भारत रत्न की स्थापना हुई थी तो सबसे पहले इनको ही भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। बढ़ते हैं कुछ डिटेल्स की तरफ, पहले कुछ डिटेल्स पढ़ लें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे 1952 से 1952 से 1962 तक, 10 वर्ष तक ये उपराष्ट्रपति रहे। और 10 वर्ष तक ही राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति रहे थे, 2 बार लगातार, ये आपको याद रखना है। तो तब तक ये, जब ये राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, ये तब ये उपराष्ट्रपति थे। ये ऐसे आपको रिलेट करके याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं डिटेल्स की तरफ। भारत के सभी उपराष्ट्रपतियों की सूची, अब तक 14 उपराष्ट्रपति अपने देश में हो चुके हैं, तो 14 के 14 जितने भी हैं उनकी सूची मैं आपके लिए लाया हूँ। तो ठीक है, देखते हैं 14 के 14 सूची हम। पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे जाकिर हुसैन और बीवी गिरी तीसरे नंबर के थे, चौथे नंबर के थे गोपाल स्वरूप पाठक, ये चौथे उपराष्ट्रपति थे भारत के। पांचवें थे बीडी जत्ती, ये भारत के पांचवें उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती। और भारत के छठवें उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भारत के छठवें उपराष्ट्रपति थे। और अगर क्वेश्चन पुटअप होता है भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मुस्लिम से कैसे याद करेंगे, आपको याद होगा एक क्वेश्चन आता है कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बिल्कुल ऐसे ही आपको ये भी रिलेट करके याद रखना है, भारत के पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन, ठीक है। सातवें थे जो उपराष्ट्रपति थे भारत के, राम स्वामी वेंकट रमन।
और सातवें थे शंकर दयाल शर्मा। भारत के सातवें उपराष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। और 9वें थे KR नारायणन। 10वें नंबर के कृष्णकांत जी थे भारत के उपराष्ट्रपति। और 11वें नंबर के भैरव सिंह शेखावत जी थे। और 12वें नंबर की बात करें तो मोहम्मद हामिद अंसारी जी हैं, ये भारत के 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। 13वें नंबर के M वेंकैया नायडू जी हैं। और अगर हम बात करें 14वें नंबर के जो अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं, वो हैं जगदीप धनखड़ जी। ये ये बंगाल के राज्यपाल भी हैं, थे अभी तक, अब ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ये आपको याद रखना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो में बीच में इसलिए रुक गया था, कुछ शोर पड़ोस से आ गया था तो मैंने वीडियो पॉज कर ली थी। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो वीडियो यहाँ पे एंड होती है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना। और मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द या कल फिर से नेक्स्ट वीडियो आएगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और एक लाइक ज़रूर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मस्त रहें, बड़ों का सम्मान करें और छोटों को प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।